कर्नाटका द लैंड ऑफ कन्नडिगास भारत की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 28.09 लाख करोड़ की। लेकिन असल में स्टेट अपने अंदर कितने सारे राष्ट्र पाए बैठी है, क्योंकि कर्नाटका सिर्फ आईटी हब नहीं बल्कि कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, तो कैपिटल ऑफ द कंट्री भी है। लेकिन ये ग्रोथ एक लाइन की वजह से बटी हुई है। दूसरा, कर्नाटका और महाराष्ट्र काफी लंबे समय से एक लैंड के लिए लड़ते आ रहे हैं। तीसरा, ये जो मैंने आपको इतने सारे कैपिटल बताए, कैसे कर्नाटका को एक रिचेस्ट स्टेट बनाते हैं। चौथा, कर्नाटका में भले ही बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें कैसे सॉल्व कर रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो टाइटल सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि दो कर्नाटका, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी आई वाज शॉक्ड कि जो कर्नाटका भारत के जीडीपी में 8.8% कंट्रीब्यूट करता है, आईटी एक्सपोर्ट में 40%, इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहता है, एक्चुअल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये लाइन देखिए, नॉर्थ कर्नाटका वर्सेस साउथ कर्नाटका। एक पॉइंट पर तो नॉर्थ कर्नाटका के लोग अपनी अलग स्टेट तक बनाना चाहते थे, जिसकी डिमांड आज भी होती है, पर क्यों? इसे समझने के लिए पहले हमें अपने माइंड में दो चीजों को क्लियर करना होगा। पहला, कर्नाटका स्टेट बनी कैसे? दूसरा, नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? पहला, कर्नाटका 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके बना था। इसे बनाने की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस समय जितने भी कन्नड़ स्पीकिंग रीजन आते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, हैदराबाद में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर और स्टेट ऑफ कुर्ग में, उन्हें यूनिफिकेशन मूवमेंट के तहत मिलाकर बना पहले मैसूर स्टेट, जिसे बाद में रीनेम कर दिया गया कर्नाटका। दूसरा, आप मैप पे देखिए, ये जो रेड कलर में 14 डिस्ट्रिक्ट है, ये नॉर्थ कर्नाटका में है, और जो ब्लू कलर में 15 डिस्ट्रिक्ट है, वो साउथ कर्नाटका की है। अब सवाल पर आते हैं कि क्यों नॉर्थ कर्नाटका में लोग अलग स्टेट की डिमांड करें, क्योंकि यहाँ पर वैसी डेवलपमेंट नहीं देखी गई है जैसे साउथ कर्नाटका के इन रीजन्स में। इसका प्रूफ भी है, आजादी के कुछ साल के बाद 1983 के कर्नाटका स्टेट गैजेटर पार्ट 2 की रिपोर्ट के अनुसार जब ओल्ड मैसूर के 11.5% लैंड पर इरिगेशन होती थी, तब बॉम्बे कर्नाटका के रीजन में 3.33% और हैदराबाद कर्नाटका के 1.37%। ओल्ड मैसूर में जब 11,763 प्राइमरी स्कूल्स थे, तब बॉम्बे कर्नाटका में 5,675 प्राइमरी स्कूल्स और हैदराबाद कर्नाटका में 2,114 स्कूल्स थे। ओल्ड मैसूर में रोड कनेक्टिविटी देखोगे तो 2 गुना ज्यादा थी बॉम्बे कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटका से। अगर थोड़ा और स्पेसिफिक देखें तो इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार नॉर्थ कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, बल्लारी और उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में पर कैपिटा इनकम मोस्ट बैकवर्ड और एक्यूट पॉवर्टी से लोग सफर कर रहे हैं। इसलिए अर्ली 2000 में ही पता बैजनाथ पाटिल जी ने, जो कर्नाटका का फॉर्मेशन डे है नवंबर 1, उसे नॉर्थ कर्नाटका का ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया। फिर 2012 में यूपीए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैदराबाद कर्नाटका रीजन को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371G के तहत स्पेशल स्टेटस देते हुए 70% सीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वहां के लोकल लोगों के लिए रखी, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दी। फास्ट फॉरवर्ड 2018 में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया अलग स्टेट की डिमांड का, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका की ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया था उसे खुश नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट का फिर से बजट एलोकेशन ज्यादातर साउथ कर्नाटका के रीजन्स की तरफ था, नॉर्थ कर्नाटका में कम था। इसलिए अगर हम 2021 से 2022 का डेटा भी देखें, चाहे पर कैपिटा इनकम है, चाहे जीएसडीपी है, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हर एक पैरामीटर में आप टॉप 5 में रेड कलर में नॉर्थ कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट देखिए, वो हर पैरामीटर में साउथ कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट से पीछे है। अब समझे कि क्यों नॉर्थ कर्नाटका के लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। भले कर्नाटका की बेंगलुरु सिटी आईटी सेक्टर में हर एक सिटी से आगे, चाहे मुंबई, हैदराबाद, एनसीआर, चेन्नई, कोची, लेकिन आईटी सेक्टर के सहारे कर्नाटका की इकोनॉमी नहीं खड़ी है। 3 और पिलर्स हैं जिनके बारे में रियरली डिस्कशन होता है। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पिलर है बायोटेक्नोलॉजी। ये तो सब लोग जानते हैं कि बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, लेकिन अब एक नया टाइटल भी याद करते जाओ, बायोटेक कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि 60% बायोटेक रेवेन्यू भारत को अकेला कर्नाटका देता है। 33% बायोटेक एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है। 40% फार्मा आउटपुट भी यही अकेली करती है स्टेट। इतना ही नहीं, स्टार्टअप का नंबर भी देखें तो बायोटेक में कर्नाटका में सेकंड हाईएस्ट स्टार्टअप्स है।
7,500 से ज़्यादा बायोटेक ग्रेजुएट यहीं से निकलते हैं। और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि जब दूसरी स्टेट जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना बायोटेक के बारे में सुन और सोच ही रहे थे, उससे पहले 2001 में कर्नाटका बायोटेक पॉलिसी लेकर आ भी गया था। सेकेंड पिलर है मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में नहीं होती? अब तीसरा टाइटल भी याद करते जाओ, मशीन टूल कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये तो कुछ भी नहीं है, कर्नाटका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो 8.5% नेशनल ऑटोमोबाइल आउटपुट करता है। आपको पता है फर्स्ट इनबिल्ट इलेक्ट्रिक कार रेवा इलेक्ट्रिक भी यहीं पर बनी है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कर्नाटका मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन बनाने में। इसीलिए तो इनका 40% शेयर है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के डिज़ाइन और 50% शेयर है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनीज में। इसीलिए तो 10% नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट अकेला कर्नाटका करता है। और भूलना मत 40% आईटी एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखें, जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं, उसकी 67% आउटपुट अकेला कर्नाटका करता है और 65% एरोस्पेस एक्सपोर्ट भी अकेला कर्नाटका करता है। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कर्नाटका 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि 52% मशीन टूल्स की प्रोडक्शन करता है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और कई हैवी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कर्नाटका लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आपने केजीएफ मूवी देखी है, तो उसमें जो कोलर माइन थी वो यहीं पर है। पेपर प्रोडक्शन में कर्नाटका 4th रैंक पर है। सोलर पावर प्रोडक्शन में कर्नाटका 3rd रैंक पर है। एग्रीकल्चर में देखें तो कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है कॉफी, सीरियल्स, रॉ सिल्क, टोमेटो, राइस, रागी और शुगर केन की। अब आते हैं थर्ड पिलर एजुकेशन पर। बेंगलुरु पता है आजादी से पहले एजुकेशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब कर्नाटका मैसूर प्रेसिडेंसी के अंडर था, तब के महाराजा कृष्णराज वाडियार जी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस समझते हुए उन्होंने ना इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में कई सारे लैंड इंस्टीट्यूट्स को ग्रांट पर दी। कैन यू बिलीव, आजादी से पहले ही कर्नाटका में राइट टू एजुकेशन एक्ट कंपलसरी था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा भारत का नेशनल लिटरेसी रेट 18% था, तब बेंगलुरु का 40% था। और होगा भी क्यों ना, क्योंकि 1909 में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और NIMHANS यूनिवर्सिटी थी। अब आते हैं उस स्टोरी पर जिसके बारे में आप जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र पिछले 50 सालों से किस लैंड के लिए लड़ते आ रहे हैं। तो उस लैंड का नाम है बेलगावी, जो कि करंटली कर्नाटका का हिस्सा है, लेकिन इसे महाराष्ट्र भी क्लेम करता है। ये इशू शुरू हुआ था ब्रिटिश राज के समय। हुआ ऐसा था कि बेलगावी, उस समय ना उसे बेलगांव कहते थे, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने सारी कहानी चेंज कर दी। बेलगावी को महाराष्ट्र से हटाकर कर्नाटका का हिस्सा बना दिया, जिससे महाराष्ट्र के लोग काफी नाराज थे। उनका कहना था कि बेलगावी में कई सारे मराठी स्पीकर्स हैं, जिसकी वजह से बेलगावी को फिर से कर्नाटका से हटाकर महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए। तो इसलिए ना सेंटर एक कमेटी बिठाता है, जिन्होंने ये बोला कि बेलगावी कर्नाटका में ही रहेगा, ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं बन सकता। जिसके लिए उन्होंने 3 कारण दिए। पहला कारण ये दिया कि बेलगावी तीनों साइड से कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन से कवर्ड है। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि बेलगावी में मेजरली लैंड कन्नडिगास ओन करते हैं। तीसरा कारण, रीऑर्गेनाइजेशन करने से लोकल लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र इस फैसले को इलॉजिकल समझते हुए कोर्ट को फिर से अप्रोच करता है और ये केस आज तक चल रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये स्टोरी पहले आप जानते थे। मैं आपको यहाँ पर बैठकर प्रॉब्लम्स का ज्ञान नहीं देने वाली, बल्कि साथ में मिलकर देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट कैसे सॉल्व कर रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे बारिश की वजह से इंदिरा नगर, बिलांदुर और येलहंका इफेक्ट होते हैं। 1200 से ज्यादा पोर्ट होल्स अभी तक फिक्स नहीं हुए, फिर भी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 3 इफेक्टिव सोल्यूशन पर काम कर रही है। नंबर 1, K100 स्टॉर्म वाटर ड्रेन रिजुविनेशन, जिस प्रोजेक्ट का मकसद है कि ओपन ड्रेन्स को पब्लिक वाटरवेज और रिक्रिएशनल स्पेसेस पे कन्वर्ट करना। नंबर 2, जो नेचुरल लेक है, जो नेचुरल लेक का लैंड था, उसे फिर से रिक्लेम किया जा रहा है, जैसे बिलांदुर लेक वेटलैंड। नंबर 3, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को मॉडर्नाइज तरीके से बनाया जा रहा है।
सेकेंड प्रॉब्लम है ट्रैफिक कंजेशन। बेंगलुरु में आए दिन खबरें इसके बारे में छपती रहती हैं कि कैसे ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लोग परेशान हैं। तो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और इसे टैकल करने के लिए नए 8 प्रोजेक्ट अनाउंस करना। उदाहरण के तौर पर ट्विन टनल, डबल डेकर कॉरिडोर, बफर रोड्स, बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर, स्काई डेक और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसका रिजल्ट होगा क्या कि जब हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 28 मिनट और 10 सेकेंड लग रहे हैं, वो टाइम हमारा सेव होगा। थर्ड प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट। एक समय पर बेंगलुरु सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुई, नई डेवलपमेंट्स हुई, वही ग्रीन स्पेसेस देखे कैसे कम होने लगी। तो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड इसे टैकल करने के लिए कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अनाउंस करना, जैसे कि ग्रीन कर्नाटका, जिस प्रोजेक्ट का मकसद है ग्रीन स्पेसेस और नए ट्रीज को प्लांट करना। और इसकी शुरुआत भी पता है, हर ग्राम पंचायत में 500 ट्रीज प्लांट करने से हो रही है। सिर्फ कर्नाटका ही क्यों, हमें हर सिटी और हर घर में पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि यही ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स के हमें निपटारा दिलाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।